इतने बच्चे क्लास 10th में और 18 फरवरी को मेरे प्यारों जो हिंदी का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों जो आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और यह वायरल पेपर आपके एग्जाम में 100% मेरे प्यारों जो ये बनने वाला है। कोड है यहाँ पे 801 बीबी कोड है मेरे प्यारों जो, और यह पेपर आप लोगों का 70 नंबर का है और आज मैं आप लोगों को 70 में 17 बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ। सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो है आप लोगों का अनुक्रमांक और नाम, मतलब अनुक्रमांक आप लोगों को एडमिट कार्ड से सही सही भरना है और जो आपका एडमिट कार्ड पे नाम दिया उस नाम को यहाँ पे सही सही भरना है। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइम मिला है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिला इस पेपर को हल करने के लिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हो तो हमको लगता है 2.5 घंटे के अंदर इस पेपर को सॉल्व कर पाओगे आप। नीचे निर्देश दिया गया, निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। एक एक निर्देश पढ़ के मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जैसे पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कह रहा कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब 18 फरवरी को आप लोगों को यह पेपर मिलेगा तो ये काम जरूर से जरूर कीजिएगा आप लोग कि 15 मिनट आप टाइम निकाल कर पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा और जो जो प्रश्न आपको बिल्कुल याद है सही सही उन पे आप ट्रिक लगाकर उन प्रश्नों को सबसे पहले कीजिएगा। इसके बाद देखिए, दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना जो है कंपलसरी अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना आप लोगों को। इसके बाद तीसरा कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो आएगा खंड अ और दूसरा आएगा खंड ब। 2 ही खंड दिए गए इस पेपर में। इसके बाद चौथा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। इसका मतलब यह है कि 2 खंड है, एक खंड अ एक खंड ब। तो खंड अ में तो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न दे दिया है और इनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। देखिए लिखा है ना OMR शीट। आप देखिए नीले पेन का यूज कर सकते हैं या काले पेन का यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों पेन में से कोई भी पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद देखिए अगला निर्देश है 5वां कि खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कह रहा है कि खंड अ में जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो एक प्रश्न 1 नंबर के लिए, मतलब 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा खंड अ में। और कह रहा है कि नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 20 के 20 प्रश्नों का जवाब देना है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि नंबर आप लोगों का कट जाएगा। इसके बाद बोला है कि OMR शीट पर जब आप रंग देते हो कोई भी ऑप्शन को तो रंगने के बाद न तो उसे काटना है न तो इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग करके उसे मिटाना है। इसके बाद अगला है निर्देश कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। निर्देश मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है। देखिए खंड अ में तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए। इसके बाद अगला निर्देश है कह रहा है कि खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रम अनुसार लिखने का प्रयास कीजिए, जो प्रश्न नहीं आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। कह रहा है कि पेपर जब भी आप लिख रहे हो तो क्रम से लिखना चालू कीजिए, पहले प्रश्न पहला, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, ऐसे क्रम वाइज प्रश्नों को लिखने के प्रयास कीजिए। अब जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर समय नष्ट मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में कर दीजिएगा। इसके बाद है लास्ट निर्देश कि वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट एवं पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब भी आप वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हो, कॉपी पे लिखने वाला प्रश्न कर रहे हो, तो आप ध्यान रखें कि सुंदर और पठनीय लेखन, मतलब ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए। इस बात को जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे, जो पेपर यहां से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले आया हुआ है खंड अ और खंड अ में दिया हुआ है मेरे प्यारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो बादल की मृत्यु जो मेरे प्यारे वो किसकी रचना है? तो वह जो रचना है मेरे प्यारे जो राम कुमार वर्मा जी की रचना है। किनकी है? राम कुमार वर्मा जी की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर यहां से आप लोगों का फिक्स हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को भी मैं पढ़ा चुका हूं कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नामक से 8 भागों में संकलित है।
कह रहा है कि किस कहानीकार की कहानियां जो है मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है मेरे प्यार, जो 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र की कहानियां मेरे प्यार, जो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यार, जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो है मेरे प्यार बच्चों, वो कौन है मेरे प्यार बच्चों? अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि अरे यावर रहेगा याद की विधा है, मतलब कि किस विधा की रचना है मेरे प्यार बच्चों? अरे यायावर रहेगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो यह जो है मेरे प्यार बच्चों यात्रा साहित्य है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 5वां प्रश्न कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी आत्मकहानी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि रीतिकाल की काव्य भाषा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रीतिकाल की जो काव्य भाषा है मेरे प्यार बच्चों, वो है आपका व्रज भाषा। कौन सी भाषा है? व्रज भाषा है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि कवि भूषण की रचना नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। मतलब इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि कवि भूषण की रचना कौन नहीं है। तो रामचंद्रिका मेरे प्यार बच्चों, रामचंद्रिका। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो किस साहित्यकार के नाम पर किया गया मेरे प्यार, द्विवेदी युग का नामकरण? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो राहों के अन्वेषी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वां कि धूप के धान रचना किसकी है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो धूप के धान रचना जो है वो किसकी रचना है मेरे प्यार बच्चों? तो गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि करुण रस का अस्थाई भाव है। 1 नंबर। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? वो होता है शोक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पढ़ा चुका हूं इसको। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या है। कह रहा है कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन मानहु सुरसरिता विमल जलदृग उछरत जुगमीन। उपयुक्त दोहे में अलंकार है, मतलब इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो इस दोहे में जो मेरे प्यार जो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 मेरे प्यार बच्चों कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रोला छंद किस प्रकार का छंद है मेरे प्यार बच्चों? तो ये जो है वो सममात्रिक छंद है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14वां। कह रहा है कि अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है। तो अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग की बात करें तो हो जाएगा अधिधन क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष में अधि जो है उपसर्ग होगा। इसके बाद है 15वां कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। देखिए परिभाषा ही पूछ लिया। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए कह रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और उससे समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 15 का डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है। कह रहा है कि खीर शब्द का तत्सम रूप है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो खीर शब्द का तत्सम रूप क्षीर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। यहां पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है। कह रहा है कि तस्मे में विभक्ति और वचन है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि तस्मे में विभक्ति और वचन बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों तस्मे की अगर हम बात करें तो यह जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि जिस वाक्य से
आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम्य बोधक वाक्य। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, एक नंबर के लिए प्रश्न है, तो इसमें जो मेरे प्यारे जो भाववाच्य है, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाव का रूप हो रहा है यहाँ पे कि रोहन से चला नहीं जाता। इसके बाद 20वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, एक नंबर के लिए प्रश्न है, तो अविकारी शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन है, तो निकट। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बता दिया, 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बिल्कुल सही होने चाहिए एग्जाम में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए आया हुआ है खंड ब, और खंड ब में रहेंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, चलिए वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट है। 20 के बाद आएगा प्रश्न संख्या 21। बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश आ गया है, और गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों कितने नंबर के लिए पूछा है, यहाँ पे 6 नंबर के लिए पूछा है, और 2 गद्यांश दिया हुआ है, एक क वाला दिया गया है, कह रहा है कि क वाला नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे अथवा करके नीचे आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही करना है, मैं आंसर आपको दोनों को बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क वाला देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनमें उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्य व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। ठीक है, बहुत प्यारा सा गद्यांश मेरे प्यारों इस पेपर में दिया हुआ है, और 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर इस पे मिलेगा। तो चलिए पहले इसका आंसर देते हैं। प्रश्न 21 का क, तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 21 का क। ठीक है, तो सबसे पहले आप संकेत लिख लेना, संकेत से मालूम चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपने कौन सा गद्यांश किया हुआ है। संकेत कैसे लिखा जाता है, संकेत लिखने का मतलब है कि शुरू के कुछ लाइन लिख लो, जैसे बहुत से लोग, तो बहुत से लोग डॉट डॉट करते हुए लास्ट की लाइन अच्छी बात नहीं, तो देखिए अच्छी बात नहीं, इससे एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि आपने कौन सा गद्यांश किया हुआ है। तो संकेत लिख लीजिएगा। और पहला प्रश्न क्या था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो देखिए संदर्भ पहला प्रश्न, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए, लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मतलब कि मित्रता नामक निबंध से यह गद्यांश लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बस इतना पॉइंट संदर्भ में लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर इसमें मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन यहां से लेकर यहां तक किया गया है। ठीक है, यहां से लेकर अंडरलाइन यहां तक किया गया है, इसका हमें क्या करना है, व्याख्या बताना है। तो चलिए यहां तक का हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या इसका होगा मेरे प्यारे जो जहां तक अंडरलाइन किया गया है उसका व्याख्या होगा दूसरा, डालिएगा हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखिएगा कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथी भी व्यक्ति किसी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव जो है वो चंचल मन पर बहुत जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति को कहने या सुनने योग्य नहीं होती। उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती है, तथा हमारे मन में भी बुरे विचार पनपने लगते हैं। यह हो गया उस रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत अच्छे शब्दों में लिख के लेके आए, मेरे पास याद हो जाएगा तुरंत आप लोगों को। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है, 2 नंबर इसमें मिलेगा कि किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे तीसरे का कि भद्दी फूहड़ और बुरी बातों का प्रभाव जो है व्यक्ति पर जल्दी होता है। ये बातें मन पर जल्दी चढ़ जाती हैं, जबकि अच्छी बातें और गंभीर बातें धीरे धीरे असर करती हैं। देखिए कितना प्यारा से मैंने जवाब दिया तीनों प्रश्नों का। तो या तो ये वाला कर लीजिएगा क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला दिया है उसको आप कर लीजिएगा।
देखिए ख वाला है, इसको कर लीजिएगा। अगर उसको नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिएगा, ख वाला, कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें तीसरे का उत्तर लिखिए कि युवा और वृद्ध व्यक्तियों में वैचारिक अंतर यह है कि युवा भविष्य को सुधारने में लगे रहते हैं और वृद्ध अपने अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं। युवाओं के लिए भविष्य उज्जवल होता है, वे भविष्य को वर्तमान में खींचकर लाना चाहते हैं, वे क्रांति के पक्षधर होते हैं। इसके विपरीत वृद्धों को उनका बचपन आकर्षक लगता है, वे अतीत के गौरव का संरक्षण करते रहते हैं। ये हो गया तीसरे प्रश्नों का उत्तर। तो मैंने दोनों प्रश्नों बता दिया, एक क वाला और ख, दोनों मैंने बता दिया गद्यांश। अब आपका मन एग्जाम में कौन सा करके आते हो याद कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही करके आना, 6 नंबर मिल जाएगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने गद्यांश देखा, अभी आ गया पद्यांश। पद्यांश भी 6 नंबर के लिए ही होता है, क्योंकि इसके नीचे भी 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए क वाला दिया है, और क अगर नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला भी दिया है। तो दोनों में से कोई एक ही तो आपको करना है, तो मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। पहले क वाला देख लेते हैं। क वाला है कि उद्धम मन न भय 10-20, एक हुतो सो गय श्याम संग को अवराधे इस, इंद्री शिथिल भई केशो बिनु जेव दे ही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवी कोटि बरिस, तुम तो सख्या सामन सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, देखिए बहुत इंपोर्टेंट मेरे प्यार को यहाँ पे पद्यांश दे दिया आपके पेपर में। और यहाँ पे पहला प्रश्न बोला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 का क का पहला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 22 का आप क कर रहे हैं, संकेत लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए। संकेत लिखने के बाद आ जाइएगा संदर्भ में। पहला प्रश्न संदर्भ ही पूछा था ना, लिखिए। संदर्भ में लिखिएगा
कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है और यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। मतलब सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है और सूरदास जी लिखे हुए हैं। बस इतना काम करना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गोपियां उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्मा ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं? 2 नंबर इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं दूसरे का। तो दूसरे का आंसर लिखिएगा कि गोपियां उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्मा ईश्वर की साधना करने में स्वयं को असमर्थ इसलिए बताती हैं क्योंकि वे अपना आराध्य श्री कृष्ण को मान चुकी हैं और वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी और को ईश्वर नहीं मानती हैं। 2 नंबर यहां से मिल गया भाई। इसके बाद एक प्रश्न और है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। तो देखिए 2 लाइन अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है, इन्हीं का हमें व्याख्या बताना है कि तुम तो सकश्याम सुंदर के सकल जोग के ईश सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखिए 2 ही लाइन का व्याख्या करना है, कैसे आप इसका आंसर दोगे। तो तीसरा हेडिंग डालेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर लिखना चालू कीजिएगा कि इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो और समस्त योगों के आचार्य माने जाते हो, परंतु हमारे लिए तो श्री कृष्ण नंद नंदन ही एकमात्र भगवान है। उन्हें सिवा की हम किसी अन्य देवता ईश्वर को नहीं मानते। मतलब उनके सिवा हम किसी अन्य देवता और ईश्वर को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ पूजा करते हैं, हम सिर्फ आराधना करते हैं श्री कृष्ण की। क्लियर है? चलिए यहाँ पे ख वाला इसको आप कर लीजिएगा। ख वाला है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीरवाला से आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यह दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पद्यांश। अब इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। पहला कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अथवा करके ख वाला। तो ख वाला करने जा रहे हो तो पहले संकेत लिख लो। संकेत लिखना बता ही दिया हूं आपको। इसके बाद पहला प्रश्न संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से उद्धृत है और यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधरा से ली गई है। कहने का मतलब किस चैप्टर से लिया गया है? झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है, और इनके जो कवि हैं कौन लिखी है? कवित्री। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है? इतना पॉइंट आपको संदर्भ में लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। इसका हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न तो यहाँ पे तीसरा डालिएगा, यहाँ पे तीसरा डालिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखिएगा कि कवित्री कहती हैं कि किसी भी वीर का सम्मान और गौरव युद्ध भूमि में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने से कई गुना बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संघर्ष और बलिदान उन्हें इतिहास में अमर बनाता है। इसके बाद लिखिएगा इस विचार को पुष्ट करने के लिए कवित्री उदाहरण देती हैं कि सोने की भस्म राख साधारण सोने से भी अधिक मूल्यवान और गुणकारी होती है। ठीक उसी प्रकार रानी का बलिदान भस्म के समान उनके सामान्य जीवन से कहीं अधिक पवित्र, उपयोगी और कीमती है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया बल्कि इसने देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की अग्नि और भी तेजी से प्रज्वलित कर दिया। क्लियर है? ये हो गया मेरे प्यारे उस रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर है? चलिए, अरे दूसरा ही था ना, तो यहाँ पे दूसरा ठीक है, यहाँ तीसरे करने का जो थे दूसरा ही प्रश्न था ना। क्लियर, सही है। तीसरा प्रश्न क्या है कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह हुआ तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा प्रश्न कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। सिंपल कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। बस इसके बाद मेरे प्यार जो दोनों मैंने बता दिया क और ख, दोनों याद करके चलिए गए। जो मन करेगा उसको लिख के आइएगा।
अब आएंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 23 है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आ गया संस्कृत का गद्यांश, और संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए पूछा है। 2 नंबर संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे पूछता है। इसमें भी आपका 2 दिया है, एक क वाला दिया गया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके पीछे आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं तो आंसर आपको दोनों को बताऊंगा, क और ख दोनों को बताऊंगा। तो पहले क वाला को देख लीजिए, क वाला यहां से लेकर यहां तक है, ये आपका क वाला, और क का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद ही बताना है। तो प्रश्न संख्या 23 का क, तो सबसे पहला जो काम करोगे कि लिखोगे प्रश्न संख्या 23 का क, सबसे पहले लिखोगे संकेत। संकेत लिखने के बाद आप लिखोगे संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। 2 ही पॉइंट बताना है, संदर्भ पे 2 नंबर, अनुवाद पे 3 नंबर। तो पहले संदर्भ देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित देशभक्त चंद्रशेखरन नामक पाठ से अवतरित है। मतलब कि देशभक्त चंद्रशेखरन नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि दुर्मुख यह दूसरा कोड़े का प्रहार हो, सिपाही फिर से चंद्रशेखर को मारता है, कोड़े से मारे जाने पर भी चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े के प्रहारों से ताड़ित मारा किया गया, मतलब ताड़ित किया गया, मतलब उसे 15 कोड़ों से उन्हें मारा गया। जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं तभी सभी लोग उनके चारों ओर घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिरते हैं और मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। मेरे प्यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यार बच्चों, यह संस्कृत का गद्यांश है। मैंने संदर्भ और हिंदी में अनुवाद दोनों बता दिया। अगर आपको यह नहीं याद हो पाता कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके पीछे आपका ख वाला दिया है उसको आप कर सकते हो। देखिए मेरे प्यार बच्चों, ख वाला दिया गया है भारतीय संस्कृति तू सर्वेंसा वाला, ठीक है, यहां तक है मेरे प्यार बच्चों, यहां से लेकर यहां तक दिया गया है, ये पूरा का पूरा है। इसका आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बता सकते हो, इस पे 5 नंबर भी आपको मिल सकता है। दोनों में से कोई एक ही करना था, मैं आंसर दोनों को बता रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे लिखोगे अथवा वाला, फिर लिखोगे ख वाला। ख के बाद मेरे प्यार बच्चों आप संकेत लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, लेकिन आप संकेत लिख दीजिएगा एक बार, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाता है कि आपने कौन सा किया हुआ है। इसके बाद हिंदी अनुवाद, संदर्भ पे 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर। संदर्भ देखिए लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। मतलब कि यहाँ पे भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। अगर इसका हिंदी अनुवाद देखें, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, इसका हिंदी अनुवाद अगर हम करें तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि भारतीय संस्कृति सभी मतों धर्मों के लोगों के मिलने का स्थान है। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में शामिल हुए हैं। यह एक मिश्रित संस्कृति है जिसके विकास में अलग अलग जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान देखा जा सकता है। इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। यह हो गया उसका हिंदी अनुवाद। तो मैंने दोनों प्रश्नों को बता दिया, क और ख दोनों, आपका जो मन करे उसको याद करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 24 बोला है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत का पद्यांश आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर हमने गद्यांश देखा, ये पद्यांश है। पद्यांश भी 5 नंबर के लिए पूछा गया है, 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद में। इसमें भी देखिए एक ऊपर दिया है, एक नीचे वाला। कह रहा है कि अगर ये वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके नीचे दिया गया, इसको आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर ऊपर करने वाला हो तो आप सबसे पहले लिखोगे प्रश्न संख्या 24, और 24 को लिखने के बाद संकेत लिखोगे। संकेत कैसे लिखा जाता है, यहाँ का कुछ लाइन ऊपर लिख दो, डॉट डॉट करते हुए लास्ट लाइन लिख दो। वही मैंने किया है। देखिए शुरू का मैंने कुछ लाइन और लास्ट लाइन लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने कौन सा किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे संदर्भ, यहाँ पे हिंदी अनुवाद। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेन पूजते नामक पाठ से अवतरित है। मतलब वीरा वीरेन पूजते नामक पाठ से लिया गया है। अगर हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह वर्ष देश भारत नाम से जाना जाता है, और वहां भारत में रहने वाली संतान लोग
भारतीय कहलाती है। ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो, नीचे करने वाला चाहते हो कि मानो हित्वा प्रिय भौतिक क्रोध हितवना सोचती कामर्थ हितवार्थवन भौतिक लोभ हितवा सुखी भवत। अगर इसको करना चाहते हो संदर्भ से हिंदी में अनुवाद, तो सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, अथवा करके संकेत लिखना पड़ेगा। जब संकेत लिख दोगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने कौन सा किया हुआ है। इसके बाद आप इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद का जवाब दे दीजिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। कहने का मतलब कि जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। अगर उसका हिंदी अनुवाद देखोगे तो उसका हिंदी अनुवाद होगा कि अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता, इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्धवान धनवान हो जाता है और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है। इस श्लोक में यह समझाया गया है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, इच्छाएं और लोभ जैसी बुराइयों को त्यागना चाहिए। ये हो गया उसका हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों। 25 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर के लिए खंड काव्य आ गया। मैं हमेशा से कहता हूं कि खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज आता है। जो आपके जिला में पूछा जाएगा वही खंड काव्य आपको पेपर में करना है। दूसरा करोगे तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो या तो आप क्वेश्चन बैंक में किताब में देख लेना, या तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने जिले का नाम। मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा, अन्यथा आपको किताब और क्वेश्चन बैंक में आसानी से मिल जाएगा। खंड काव्य बहुत सारे हैं। मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, यहाँ पे मेवाड़ मुकुट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसके बाद जय सुभाष है, इसके बाद मातृभूमि है, फिर कर्ण दिया गया हुआ है, कर्ण के बाद करमवीर दिया गया है, इसके बाद तुमुल। इतने सारे दिए गए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से आपको वही करना होगा जो आपके जिला में पूछा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 26 का क देख लीजिए कि 26 का क क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय तो सारे विद्यार्थियों को मालूम होगा, 5 नंबर के लिए जीवन परिचय है। 2 नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों रचनाएं पर, याद रखिएगा 2 नंबर तो मिल जाता है आपके रचनाएं पर, और 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, भगवत सन उपाध्याय जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, जयप्रकाश भारती जी। 4 लोगों में से जिनका याद है किसी एक लोग का ही जीवन परिचय लिखना है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का बता देता हूं। इतना सिंपल बताऊंगा कि पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई इतना सिंपल आप लोगों को बताया नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 26 का क जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिए, बहुत सिंपल है। जीवन परिचय एडिट डालने के बाद लिखिएगा कि जयशंकर प्रसाद को जो जन्म हुआ था वो सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद तथा माता का नाम था मुन्नी देवी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। और आगे लिखोगे ये बड़े ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुखी से बीता, किंतु दानशीलता के कारण यह ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया। और सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई। अब इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा। रचनाएं में लिख दीजिएगा कमायनी, आंसू, लहर, झरना इत्यादि। याद हो गया आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, बहुत सिंपल मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 का क हो गया यहाँ पे। चलिए अब है 26 का ख। 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यार से ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 नंबर के लिए कवि का यहाँ पे जीवन परिचय आ गया, 2 नंबर रचनाएं पर, 3 नंबर जीवन परिचय पे। तुलसीदास का, बिहारी लाल जी का, सुमित्रानंद पंत जी का और श्याम नारायण पांडे जी का। 4 लोगों में से किसी एक का ही आप लोगों को मेरे प्यारों को जीवन परिचय लिखना है। तो फिलहाल के लिए मैं तुलसीदास जी का बता देता हूं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से। देखिए 26 का ख जीवन परिचय, ठीक है, कवि का तुलसीदास जी का मैं बता रहा हूं जीवन परिचय। यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखना चालू कीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के
राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम था हुलसी देवी। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो स्थान पर मानते हैं। इनका जन्म अमुक्त नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता इन्हें त्याग दिया था। इनके गुरु स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय इनके 32 दांत मौजूद थे, मतलब इनका जब जन्म हुआ था 32 दांत इनके थे। इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। रचनाएं की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा, तुरंत याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कोई एक ऐसा श्लोक लिखना जो इस पेपर में ना आया हो। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं श्लोक आपको बता देता हूं। एक प्रश्न संख्या 27 में श्लोक में बता रहा हूं जो इस पेपर में नहीं आया है कि बंदम मरणम वापी जय वापी पराजय अभ्यत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। बहुत सिंपल है, तुरंत याद भी हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। कह रहा है कि आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। 4 नंबर। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहोगे तो अथवा करके एक प्रश्न और नीचे दिया गया है, मैं आंसर दोनों को बता देता हूं। तो पहले ये वाला ऊपर वाला देख लो। तो जब इसको लिखोगे प्रश्न संख्या 28 को, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे परीक्षा भवन गाजियाबाद। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम हर एक स्टूडेंट लिख सकता है। ध्यान रहे अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है कि जो अपना खुद जिस विद्यालय में पढ़ते हो उसी का नाम लिख दोगे, नहीं। आप मेरे प्यारे बच्चों इस तरह लिख सकते हैं जैसे परीक्षा भवन में लिखा है, इस तरह आप भी लिख सकते हो। परीक्षा भवन गाजियाबाद, दिनांक आप डेट इस तरह मेंशन कर सकते हो। फिर लिखना सेवा में, फिर कामा लगाओगे। फिर लिखोगे प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य महोदय कामा लगाओगे। फिर लिखोगे विद्या शिशु निकेतन गाजियाबाद। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्कूल का नाम। ठीक है, विषय में लिखोगे कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाने हेतु। इसके बाद महोदय, फिर कामा लगाओगे। लिखोगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 स का छात्र हूं। मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की अनुपलब्धता की ओर दिलाना चाहता हूं। दुर्भाग्य से हमारे कई छात्रों के पास खेलों में भाग लेने हेतु आवश्यक सामग्री नहीं है। यही कारण है कि हमारा विद्यालय प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में पिछड़ जाता है। बैडमिंटन खेलने के लिए पर्याप्त रैकेट नहीं है। क्रिकेट की बात की जाए तो ग्लव्स, गेंद और बल्ले विद्यालय में न के बराबर हैं। यदि हमारे विद्यालय में पर्याप्त खेल की सामग्री उपलब्ध हो जाए तो छात्र सही ढंग से तथा निरंतर अपने खेल का अभ्यास कर सकेंगे और प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इससे विद्यालय की छवि को भी लाभ होगा। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ उनके बीच खेल भावना व भाईचारे की भावना भी पैदा होगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराने की कृपया करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिक्षक क ख ग। ऐसे लिखना है। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो आप ये वाला कर सकते हो कि आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है। दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। इस पे भी 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देख लीजिए अथवा करके। तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि परीक्षा भवन नई दिल्ली। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे एक एड्रेस बताया गया है। एड्रेस आप कोई भी लिख दो। इसके बाद लिखोगे दिनांक, ठीक है, 25 फरवरी 20 फिर XX, पूरा डेट नहीं लिखना है। इसके बाद लिखोगे पूज्य दादाजी सादर प्रणाम। ठीक है, इसके बाद उसी के जस्ट नीचे लिखना चालू करोगे कि मुझे कल आपके द्वारा भेजी गई पुस्तक का उपहार मिला। इसे देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यह पुस्तक मेरे लिए बहुत उपयोगी है, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। वास्तव में मुझे इसकी बहुत आवश्यकता थी। मुझे नहीं मालूम कि आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली। पिताजी अक्सर कहते थे कि आप उनकी जरूरतें उनके कहे बिना ही पूरा कर देते थे। आज मुझे भी यही अनुभव हो रहा है। मैं इस पुस्तक को बहुत संभाल कर रखूंगा।
इस बहुमूल्य उपहार के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। पूज्य माताजी व पिताजी को मेरा प्रणाम तथा छोटी बहन मिशिता को स्नेह। आपका प्रिय पुत्र मतलब पोता क ख ग। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों प्रश्न के उत्तर मेरे प्यारे बच्चों दिए गए हैं। यहाँ पे मतलब 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किसी 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो मैं चारों प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, मैं चारों प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। देखिए ये आपका 29 का पहला, ये 29 का दूसरा, 29 का तीसरा, 29 का चौथा, सीरियल बाय सीरियल पूरा का पूरा आंसर लिख दिया हूं चारों प्रश्नों का। नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, और पेपर में कोई 2 ही आपको करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों इस पेपर का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे प्यारों बच्चों 7 नंबर का निबंध आता है, और 7 नंबर का निबंध है मेरे प्यारों बच्चों, और आपके पास 5 ऑप्शन है। या तो मेरा प्रिय साहित्यकार लिखिए, या तो वृक्ष धारा के आभूषण, या तो राष्ट्रीय एकता, या तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान, या तो मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। 5 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब मैं बताता हूं, यह मैं होमवर्क देता हूं, लेकिन किताब से नहीं याद कर रहे हैं आप लोगों को। किताब में बहुत बड़ा दिया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड में दिया है। आप YouTube चैनल पे सर्च कर लेना, YouTube चैनल पे हर एक निबंध को सर्च कर लेना, देखना कि किसकी वीडियो सबसे सरल है, कौन सबसे कम शब्दों में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उनको नोट पर लिख कर याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अब यह पेपर हो गया समाप्त मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको 70 में 70 नंबर चाहिए, हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना है मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए इस पेपर को आपको तैयार करना ही पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।